क्या आपने कभी गौर किया है कि चुनाव के दिन एक अलग ही तरह का माहौल और उत्साह होता है। हाल ही में शंकरन नाम के एक बच्चे ने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने के लिए कितने एक्साइटेड थे। आखिर वो अपने देश के शासकों का चुनाव जो करने जा रहे थे। आज के वक्त में ये हमारे लिए बहुत आम बात है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या आज से 3000 साल पहले भी ऐसा ही होता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय सत्ता हासिल करने का तरीका कोई बैलेट बॉक्स या वोटिंग मशीन नहीं थी, बल्कि वो प्रक्रिया कहीं ज्यादा नाटकीय और शक्ति प्रदर्शन से भरी होती थी। सत्ता के इस शानदार विकास को समझने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल में छोटे छोटे कबीलों ने विशाल किलेबंद साम्राज्यों का रूप ले लिया। ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सच कहूं तो इसने पूरे समाज की नींव ही बदल कर रख दी थी। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे शुरुआती राजाओं और उनके भव्य अनुष्ठानों से, फिर समाज और वर्ण व्यवस्था को समझेंगे। उसके बाद जनपदों से महाजनपदों तक का सफर, कृषि और कर व्यवस्था, शक्तिशाली मगध साम्राज्य और आखिर में बात करेंगे वज्जी की, जो कि एक प्रारंभिक गणराज्य था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती राजाओं और उनके विशाल अनुष्ठानों की। जैसा कि मैंने कहा, प्राचीन काल में सत्ता का फैसला आम जनता के हाथ में नहीं था। इसके लिए बड़े बड़े और जोखिम भरे यज्ञ किए जाते थे। इनमें से अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया शायद सबसे दिलचस्प थी। जरा कल्पना कीजिए, राजा के लोग एक पवित्र घोड़े को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ देते थे। नियम एकदम साफ था। अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोका तो समझो उसने युद्ध को बुलावा दे दिया। लेकिन अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका सीधा सा मतलब था कि उन्होंने उस राजा की श्रेष्ठता चुपचाप स्वीकार कर ली है। इसके बाद एक बहुत ही भव्य यज्ञ होता था। हार मानने वाले राजा उपहार लाते थे और विजयी राजा को एक विशेष सिंहासन पर बैठाया जाता था। ये पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने का एक विराट शो था। अब ये राजा तो बन गए, लेकिन पूरे समाज को कैसे चलाया जाए? यहीं से एक नए सिस्टम की एंट्री होती है, समाज और वर्ण व्यवस्था। इन शक्तिशाली राजाओं को समर्थन देने के लिए पुरोहितों ने पूरे समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया, और ये व्यवस्था पूरी तरह से जन्म पर आधारित थी। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, जिनका काम था वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना। दूसरे नंबर पर आते थे क्षत्रिय, यानी शासक और योद्धा। तीसरे स्थान पर थे वैश्य, जिनमें किसान और व्यापारी शामिल थे। और सबसे आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था। क्षत्रिय और वैश्य तो यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों और महिलाओं को इन अनुष्ठानों से बिल्कुल दूर रखा गया था। मतलब आपका जन्म ही आपका पूरा जीवन और अधिकार तय कर देता था। लेकिन सच कहूं तो हर कोई इस सिस्टम से खुश नहीं था। इस व्यवस्था का कड़ा विरोध भी हुआ। कुछ राजा खुद को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। बहुत से लोगों का मानना था कि सिर्फ जन्म के आधार पर किसी की सामाजिक स्थिति तय करना बिल्कुल गलत है। अनुष्ठान करने का अधिकार सभी को होना चाहिए, और छुआछूत की भी कड़ी आलोचना की गई। खासकर उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जहां सामाजिक असमानता उतनी ज्यादा नहीं थी, वहां पुरोहितों का प्रभाव भी काफी कम था। वक्त के साथ समाज स्थिर होने लगा और हम जनपदों से महाजनपदों के युग में प्रवेश कर गए। प्रारंभिक बस्तियों की कलात्मकता का एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। इसे पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। पुरातत्वविदों को ये बर्तन दिल्ली के पुराना किला या हस्तिनापुर जैसी शुरुआती जनपद बस्तियों की खुदाई में मिले हैं। ये बेहद सुंदर, पतली सतह वाले और चिकने बर्तन थे। शायद इनका इस्तेमाल केवल खास मौक़ों पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को खाना परोसने के लिए किया जाता होगा। ये उस दौर की शानदार कारीगरी को दिखाता है। अब एक तरफ तो वो नाजुक सी कटोरी थी, और दूसरी तरफ जरा कौशाम्बी किले की इस विशाल दीवार की कल्पना कीजिए। जब छोटे जनपद बड़े होकर महाजनपद बने, तो राजाओं ने सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन के लिए लकड़ी, ईंट और पत्थरों की ऐसी ऊंची और विशाल दीवारें बनवाना शुरू कर दिया। सोचिए, ऐसी विशाल दीवारों को बनाने के लिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग, लाखों ईंटों और हजारों मजदूरों के अथक परिश्रम की जरूरत पड़ी होगी। अब यहाँ आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा, इतने बड़े बड़े किले बनवाने और पूरे साल भर एक विशाल सेना रखने के लिए इन राजाओं के पास इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा था? बात करते हैं कृषि और कर व्यवस्था की। इसका सीधा सा जवाब है
खेती में आई एक जबरदस्त क्रांति। मुख्य रूप से दो बड़े बदलाव हुए। पहला, लकड़ी के हल की जगह लोहे के फाल का इस्तेमाल होने लगा, जिससे सख्त जमीन को जोतना बहुत आसान हो गया। दूसरा, बीजों को ऐसे ही बिखेरने के बजाय लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। इससे पैदावार में बम्पर उछाल आया। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सफलता के पीछे दासों और भूमिहीन मजदूरों का कमरतोड़ परिश्रम शामिल था। और जब खेती बढ़ी तो राजाओं ने सोचा, अब टैक्स क्यों न लिया जाए। कृषि क्रांति ने एक नियमित कर व्यवस्था की नींव रखी, जो इन नए साम्राज्यों का असली इंजन थी। अब राजा सिर्फ लोगों के दिए उपहारों पर निर्भर नहीं थे। फसलों का छठा हिस्सा कर के रूप में तय कर दिया गया, जिसे भाग कहते थे। कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना पड़ता था। पशुपालकों, व्यापारियों और यहाँ तक कि जंगल के शिकारियों को भी टैक्स या जंगल का सामान राजा को देना पड़ता था। चलिए अब इन सब चीजों का एक जीता जागता उदाहरण देखते हैं। प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध। अगर आप मगध की भौगोलिक स्थिति पर गौर करें तो वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक थी। गंगा और सोन जैसी बड़ी नदियां इसके बीच से होकर बहती थीं। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक लाइफलाइन थी, जिसने मगध को सबसे अहम महाजनपद बना दिया। और मगध के पास सिर्फ नदियां ही नहीं थीं, उनके पास ऐसे रणनीतिक संसाधन थे जो उन्हें अजेय बनाते थे। घने जंगलों से लकड़ी मिलती थी और सेना के लिए हाथी पकड़े जाते थे। इसके अलावा वहां लौह अयस्क की खदानें थीं, जिनसे बेहतरीन और मजबूत हथियार बनते थे। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने इन संसाधनों का इस्तेमाल करके इतनी खूंखार सेना तैयार की कि क्या आप यकीन करेंगे, सिकंदर महान के सैनिक भी डर के मारे व्यास नदी से आगे बढ़ने से मुकर गए थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। मगध की इतनी निरंकुश ताकत के बिल्कुल पड़ोस में एक बिल्कुल अलग ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी, वज्जी, एक प्रारंभिक गणराज्य। मगध के बिल्कुल उलट, वज्जी की राजधानी वैशाली में जो शासन व्यवस्था थी उसे गण या संघ कहा जाता था। यहाँ किसी एक व्यक्ति का राज नहीं था, इसके बजाय कई शासक एक साथ मिलकर शासन करते थे। ये एक शुरुआती लोकतांत्रिक सभा की तरह था। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ही इसी तरह के गण या संघ से संबंध रखते थे। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ मगध था, जहां एक ही शक्तिशाली राजा का पूर्ण नियंत्रण था और वो सैन्य ताकत के जरिए फैलता था। वहीं दूसरी तरफ वज्जी था, जहां सत्ता बटी हुई थी। लोग सभाओं में बैठकर बहस और बातचीत के जरिए आम सहमति बनाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वज्जी इतने ताकतवर साम्राज्यों के बीच टिका कैसे रहा। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के अनुसार बुद्ध ने कहा था कि वज्जी तब तक उन्नत रहेंगे जब तक वे नियमित सभाएं करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और महिलाओं व बड़ों का सम्मान करेंगे। इन्हीं लोकतांत्रिक उसूलों के दम पर उन्होंने करीब 1550 सालों तक शक्तिशाली राजाओं का डटकर सामना किया। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर वज्जी संघ के सभा संचालित सिद्धांतों ने इतने लंबे समय तक शक्तिशाली साम्राज्यों को सफलतापूर्वक रोके रखा, तो फिर इतिहास के पन्नों में अंततः एक छत्र राजशाही ही प्रमुख कहानी क्यों बन गई? सोचने वाली बात है ना? ये सवाल हमें अपने राजनीतिक इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन भारत के इन पन्नों में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है।